नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। आप सभी ने कक्षा 11 में अध्याय 22 भाग 4 तक देखा था। भाग 4 में आपको पीनियल ग्रंथि के बारे में बताएगा, थायराइड, पैराथायराइड और थाइमस ग्रंथि के बारे में बताएगा। अब हम भाग 5 के अंतर्गत उसके आगे टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, जो कि है एड्रिनल ग्रंथि। एड्रिनल ग्रंथि से स्रावित होने वाले विभिन्न हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे। टॉपिक शुरू करने से पहले आपसे भाग 4 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसके आंसर्स देख लेते हैं। सबसे पहला आपसे क्वेश्चन किया गया था, मेलाटोनिन हार्मोन का कार्य क्या होता है। तो मेलाटोनिन हार्मोन हमारे शरीर के दैनिक लय को बनाए रखने का कार्य करता है, यानी सोने जागने का चक्र, शरीर का तापमान नियंत्रण, उपापचय, महिलाओं में मासिक चक्र का नियंत्रण तथा साथ ही साथ प्रतिरक्षा तंत्र का भी नियंत्रण करता है। दूसरा क्वेश्चन किया गया था, आयोडीन किस हार्मोन के संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है। तो आयोडीन थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन किया गया था कि टोड एवं मेंढक के टैडपोल लार्वा के रूपांतरण के लिए कौन सा हार्मोन आवश्यक होता है। तो थायरॉक्सिन हार्मोन टोड एवं मेंढक के टैडपोल लार्वा के रूपांतरण यानी मेटामॉर्फोसिस के लिए आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे किया गया था, जड़ मानवता यानी क्रेटिनिज्म किस हार्मोन के अल्पस्राव से होता है। तो जड़ मानवता यानी क्रेटिनिज्म बच्चों में होने वाला रोग है, जो कि थायरॉक्सिन के अल्पस्राव से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन किया गया था, घेंघा रोग यानी सिंपल ग्वाइटर किसके कमी से होता है। तो घेंघा रोग आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे किया गया था, कैल्सीटोनिन का कार्य क्या है। तो कैल्सीटोनिन का कार्य होता है हमारे रुधिर में कैल्शियम की मात्रा को कम करना। यह तब निकलता है जब रुधिर में कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे किया गया था कि किस हार्मोन की कमी से हड्डियां पोरस और सरंध्र हो जाती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन आप सही कर लीजिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन होना चाहिए, किस हार्मोन के अधिक स्राव से हड्डियां कोमल और पोरस हो जाती हैं। तो इसका आंसर है पैराथायराइड। लास्ट क्वेश्चन किया गया था कि वृद्धावस्था में कौन सी ग्रंथि आकार में छोटी हो जाती है। तो वो है थाइमस ग्रंथि। बस इतने क्वेश्चंस किए गए थे जिनके आंसर्स आपको बता दिए गए। अब आते हैं हम भाग 5 के टॉपिक पर, जो कि है एड्रिनल ग्रंथि। एड्रिनल ग्रंथि को एक और नाम से जानते हैं, तो चलिए हेडिंग डालिए, एड्रिनल ग्रंथि या सुप्रारिनल ग्रंथि, इसे हम सुप्रारिनल ग्रंथि भी कहते हैं। इंग्लिश में एड्रिनल और सुप्रारिनल ग्लैंड, सुप्रारिनल ग्लैंड। आइए सबसे पहले लोकेशन देखते हैं, एड्रिनल ग्रंथि कहाँ पाई जाती है। तो भाग 1 में मैंने आपको फिगर बना के दिखाया था कि यह वृक्क के ऊपर पाया जाता है, या वृक्क के ऊपरी सिरे, वृक्क के ऊपरी सिरे पर पाया जाता है। इसका रंग या पीले रंग का होता है, इसका रंग पीला होता है। यह वृक्क के ऊपरी सिरे पर पाया जाता है और इसका रंग पीला होता है। महिलाओं में नर की अपेक्षाकृत, मतलब नर में देखा जाए तो ये ग्रंथि थोड़ी छोटी होती है, लेकिन महिलाओं में नर की अपेक्षा बड़ी होती है। तो यहां लिख सकते हैं, महिलाओं में नर के अपेक्षाकृत यह ग्रंथि आकार में बड़ी होती है। ठीक है, इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट एड्रिनल ग्रंथि के बारे में याद करें कि वृक्क के ऊपरी सिरे पर पाया जाता है, पीले रंग का होता है, महिलाओं में नर के अपेक्षाकृत ग्रंथि आकार में बड़ी होती है। इसके 2 भाग होते हैं, इसके 2 भाग होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स याद है आपको, एड्रिनल कॉर्टेक्स के स्राव को कौन नियंत्रित करता था? ACTH यानी एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, जो कहां से स्रावित होती थी? अग्र पीयूष ग्रंथि से, बताया गया है। तो ये है कॉर्टेक्स रीजन एड्रिनल का। दूसरा जो रीजन आता है, दूसरा भाग, वो है मेडुला। मेडुला एड्रिनल ग्रंथि के 2 भाग होते हैं, कॉर्टेक्स और मेडुला। याद करिए, अभी इसके अंदर भी बहुत कुछ है, तो अभी पहले आपको इतना याद करना है कि एड्रिनल ग्रंथि यानी सुप्रारिनल ग्रंथि के 2 भाग होते हैं, कॉर्टेक्स और मेडुला। कॉर्टेक्स रीजन बड़ा भाग होता है, यह लगभग 75% भाग बनाता है। एड्रिनल ग्रंथि का 75% भाग अकेले कॉर्टेक्स रीजन बनाता है और यह लगभग 15% भाग।
कॉर्टेक्स रीजन को 3 भागों में बांटा गया है। कॉर्टेक्स को 3 भागों में बांटा गया है। नाम याद करें, जोना ग्लोमेरुलोसा, दूसरा जोना फैसिकुलेटा, तीसरा जोना रेटिकुलेरिस। याद करिए, एड्रिनल ग्रंथि के 2 भाग होते हैं, कॉर्टेक्स और मेडुला। कॉर्टेक्स के 3 भाग होते हैं, जोना ग्लोमेरुलोसा, ग्लोमेरुलोसा, जोना फैसिकुलेटा, जोना रेटिकुलेरिस। ठीक है। अब इन सबसे अलग अलग टाइप के हार्मोन स्रावित होते हैं, जिनमें एक एक के बारे में पढ़ेंगे। अभी आप पहले इतना याद करें कि एड्रिनल ग्रंथि वृक्क के ऊपरी सिरे पर पाई जाती है, पीले रंग की ग्रंथि होती है, महिलाओं में नर के अपेक्षा आकार में बड़ी होती है। एड्रिनल ग्रंथि के 2 भाग होते हैं, कॉर्टेक्स और मेडुला। याद करिए, कॉर्टेक्स जो कि एड्रिनल ग्रंथि का लगभग 75% भाग बनाता है। इसके 3 भाग होते हैं, जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फैसिकुलेटा और जोना रेटिकुलेरिस। अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे। चलिए यहाँ तक इरेज कर देते हैं, अभी आपको लिखवा दिया जाएगा। अभी आप पहले समझें और याद करें, सारी चीज़ें अभी आपको लिखवा दी जाएंगी। जोना ग्लोमेरुलोसा को याद करेंगे। जोना ग्लोमेरुलोसा से एक स्टीरॉयड हार्मोन का स्राव होता है, जिसका नाम है मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स का स्राव होता है। याद करिए, जोना ग्लोमेरुलोसा से स्टेरॉइड हार्मोन मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स का स्राव होता है। यह हार्मोन मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, यह हार्मोन कार्य क्या करता है? तो यह हार्मोन प्रत्यक्ष रूप से सोडियम का, मिनरल है ना, तो मिनरल में सोडियम पोटेशियम इन्हीं सबका नियंत्रण करेगा। सोडियम का तथा परोक्ष रूप से मतलब इनडायरेक्टली, परोक्ष रूप से पोटेशियम के उपापचय का नियंत्रण करता है। अगर हम इसके कार्य को देखें तो यह कार्य क्या करता है? इसका मुख्य कार्य वृक्क नलिकाओं में सोडियम व लवण का पुनः अवशोषण यानी रीअब्जॉर्प्शंस को बढ़ाता है तथा शरीर के अन्य लवणों की मात्रा का नियंत्रण करता है। यह शरीर में जल संतुलन का नियंत्रण भी करता है। इसके द्वारा मूत्र में पोटेशियम और फास्फेट अधिक मात्रा में निकलता है। पोटेशियम व फास्फेट अधिक मात्रा में तथा सोडियम व जल कम मात्रा में उत्सर्जित होते हैं, कम मात्रा में उत्सर्जित होते हैं। ये इसका मुख्य कार्य है मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स का। एक तो यह हार्मोन प्रत्यक्ष रूप से सोडियम का उपापचय का नियंत्रण करता है।
यानी सोडियम के बनने और विघटन होने में का नियंत्रण करता है। और परोक्ष रूप से इनडायरेक्टली ये पोटेशियम के भी उपापचय का नियंत्रण करता है। इसका मुख्य कार्य है वृक्क नलिकाओं यानी किडनी के ट्यूब्यूल्स में सोडियम और लवण का पुनः अवशोषण को नियंत्रित करना, पुनः अवशोषण को बढ़ाता है, पुनः अवशोषण को बढ़ाता है तथा शरीर के अन्य लवणों की मात्रा का नियंत्रण करता है। साथ ही साथ यह शरीर में जल संतुलन का भी नियंत्रण करता है। इसके द्वारा मूत्र में पोटेशियम व फास्फेट अधिक मात्रा में तथा सोडियम व जल कम मात्रा में उत्सर्जित होते हैं। मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स की अधिक मात्रा से हाइपरटेंशन होता है। मिनरलोकॉर्टिकॉइड के अधिक मात्रा से या अधिक स्राव से हाइपर टेंशन होता है तथा कम स्राव से कैंसर रोग हो जाता है। कैंसर रोग हो जाता है। अब कैंसर रोग में क्या होता है, अब जब ये देखिए ये कार्य क्या करता है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स सोडियम और पोटेशियम का नियंत्रण करता है, इनकी मात्रा का नियंत्रण करता है। अगर ये कम मात्रा में स्रावित होते हैं तो कैंसर रोग हो जाता है, जिसमें यही सोडियम और पोटेशियम का संतुलन बिगड़ जाता है, जिससे तंत्रिका तंत्र में गड़बड़ी हो जाती है, जिससे रोगी की मृत्यु भी हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि जिससे सोडियम व पोटेशियम का संतुलन बिगड़ जाता है, का संतुलन शरीर में बिगड़ जाता है, जिससे तंत्रिका तंत्र में गड़बड़ी के कारण मृत्यु हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ठीक है, बस ये था जोना ग्लोमेरुलस से स्रावित होने वाले एक हार्मोन मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स के बारे में। अब इसी तरीके से इन सभी के बारे में अभी पढ़ेंगे। फिलहाल अभी कुछ बातें आप लिख डालिए। आप हेडिंग डालेंगे एड्रिनल ग्रंथि या सुप्रारी नल ग्रंथि। लिखेंगे एड्रिनल ग्रंथि वृक्क के ऊपरी सिरे पर पीले रंग का ग्रंथि है, जो महिलाओं में नर के अपेक्षाकृत आकार में बड़ा होता है। फिर लिखेंगे एड्रिनल ग्रंथि के दो भाग होते हैं, कॉर्टेक्स और मेडुला। फिर आप पहला हेडिंग डालेंगे कॉर्टेक्स और लिखेंगे यह एड्रिनल ग्रंथि का सबसे बड़ा यानी 75% भाग है। कॉर्टेक्स के 3 भाग होते हैं, जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फैसिकुलेटा और जोना रेटिकुलेरिस। इसमें सबसे पहला आप हेडिंग डालेंगे जोना ग्लोमेरुलोसा। लिखेंगे इस भाग से एक स्टेरॉइड हार्मोन मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स का स्राव होता है। यह हार्मोन प्रत्यक्ष रूप से सोडियम का तथा परोक्ष रूप से पोटेशियम के उपापचय का नियंत्रण करता है। फिर लिखेंगे इसका मुख्य कार्य वृक्क नलिकाओं में सोडियम व लवण का पुनः अवशोषण को बढ़ाता है तथा शरीर के अन्य लवणों की मात्रा का नियंत्रण करता है। फिर लिखेंगे यह शरीर में जल संतुलन का नियंत्रण भी करता है। इसके द्वारा मूत्र में पोटेशियम व फास्फेट अधिक मात्रा में तथा सोडियम व जल कम मात्रा में उत्सर्जित होते हैं। फिर अगले पॉइंट से लिखेंगे, अगले लाइन से मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स के अधिक स्राव से हाइपरटेंशन तथा कम स्राव से कैंसर रोग हो जाता है। इस रोग में सोडियम व पोटेशियम का संतुलन शरीर में बिगड़ जाता है, जिससे तंत्रिका तंत्र में गड़बड़ी हो जाती है और रोगी की मृत्यु भी हो जाती है। बस अब आप लिखेंगे मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स के उदाहरण। अगली लाइन से लिखेंगे मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स के उदाहरण। मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स में कौन कौन से हार्मोन्स हैं, तो पहला हार्मोन एल्डोस्टेरोन, बहुत इंपॉर्टेंट है, एल्डोस्टेरोन व डीऑक्सी कॉर्टिकोस्टेरोन, डीऑक्सी कॉर्टिकोस्टेरोन।
ये है मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स के उदाहरण, लिख डालिए। एल्डोस्टेरोन व डीऑक्सीकॉर्टिकोस्टेरोन। सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला हार्मोन है एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन के बारे में सीधे पूछा जा सकता है कि कौन सा हार्मोन वृक्क नलिकाओं में सोडियम व लवण के पुनः अवशोषण को प्रेरित करता है? एल्डोस्टेरोन। ठीक है, अब आता है जोना फैसिकुलेटा। इसको रीरेज करते हैं, पढ़ेंगे जोना फैसिकुलेटा से स्रावित होने वाले हार्मोन्स के बारे में। मुख्य रूप से जो हार्मोन स्रावित होता है जोना फैसिकुलेटा से वो है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। इसके शब्द में, इसके हार्मोन के वर्ड में ही आता है ग्लूकोज, यानी ये कहीं ना कहीं ग्लूकोज से संबंधित है, और ऑफ कोर्स ये ग्लूकोज से ही संबंधित हार्मोन होता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। जोना फैसिकुलेटा, इससे कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? इससे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन का स्राव होता है। कार्य देखें ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के, तो यह हार्मोन कार्य क्या करता है? यह कार्बोहाइड्रेट वसा तथा प्रोटीन के उपापचय का नियंत्रण करता है व वसा तथा अमीनो अम्ल से ग्लूकोज बनाने को प्रेरित करता है। ग्लूकोज बनाने को प्रेरित करता है। ग्लूकोज बनाने को प्रेरित करता है। अगर ये हार्मोन अधिक मात्रा में स्रावित हुआ तो यानी शरीर में ग्लूकोज अधिक मात्रा में बनने लगेगा, और अधिक मात्रा में ग्लूकोज अगर है तो कौन सा रोग हो जाएगा? डायबिटीज। यानी इसके अधिक स्राव से कुशिंग रोग हो जाता है। कुशिंग रोग हो जाता है, जिसमें ग्लूकोज अधिक मात्रा में बनने लगता है। ग्लूकोज अधिक मात्रा में बनने लगता है। यकृत में ग्लाइकोजन अधिक मात्रा में ग्लाइकोजन का अधिक मात्रा में जमाव होने लगता है। प्रोटीन अधिक मात्रा में टूटने लगते हैं। एवं डायबिटीज हो जाता है। डायबिटीज रोग हो जाता है। शरीर में सोडियम व जल का जमाव बढ़ जाता है, और भी लक्षण हैं, जैसे रक्तचाप बढ़ जाता है। रक्तचाप बढ़ जाता है। रक्त प्लाज्मा में पोटेशियम आयन की सांद्रता घट जाती है। सांद्रता घट जाती है। ठीक है, ये लक्षण है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, इसके शब्द में ही आता है ग्लूको, यानी ग्लूकोज से संबंधित है। याद रखेंगे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन शरीर में ग्लूकोज के उत्पादन को बढ़ा देता है। किससे?
अमीनो अम्ल और वसा से ग्लूकोज का बनना शुरू हो जाता है। और इसके अधिक स्राव से, यानी इस हार्मोन के अधिक स्राव से कुशिंग रोग हो जाता है। कुशिंग रोग में अधिक मात्रा में ग्लूकोज बनने लगता है, और जब अधिक मात्रा में ग्लूकोज बनेगा तो इंसुलिन उसका कन्वर्जन ग्लाइकोजन में करेगी, यानी ग्लाइकोजन अधिक मात्रा में बनेगा, और ग्लाइकोजन का संचय यकृत में होता है, आप जानते ही हैं। तो यकृत में ग्लाइकोजन का जमाव अधिक होने लगता है। प्रोटीन अधिक मात्रा में टूटने लगते हैं क्योंकि उसी से ग्लूकोज बनना शुरू हो जाता है। और इस रोग में हम डायबिटीज कह सकते हैं, क्योंकि रक्त में ग्लूकोज मात्रा अधिक है तो वो डायबिटीज कहलाएगा ही कहलाएगा। शरीर में सोडियम और जल का जमाव बढ़ जाता है, साथ ही साथ रक्तचाप बढ़ जाता है, और रक्त प्लाज्मा में पोटेशियम आयन की सांद्रता कम हो जाती है। अब ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के उदाहरण, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन के उदाहरण है कॉर्टिसोन व हाइड्रोकॉर्टिसोन। कॉर्टिसोन, हाइड्रोकॉर्टिसोन, दो हार्मोन। लास्ट आता है जोना रेटिकुलेरिस। यहाँ पर आप इसी तरीके से इसको लिख डालिए, दूसरा हेडिंग डाल के जोना फैसिकुलेटा और लिख डालिए। इससे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन का स्राव होता है, या कार्बोहाइड्रेट, वसा तथा प्रोटीन के उपापचय का नियंत्रण करता है, वह वसा तथा अमीनो अम्ल से ग्लूकोज बनाने को प्रेरित करता है। इससे अधिक स्राव से, अगले लाइन से लिखेंगे, इसके अधिक स्राव से कुशिंग रोग हो जाता है, जिसमें ग्लूकोज अधिक मात्रा में बनने लगता है, यकृत में ग्लाइकोजन अधिक मात्रा में जमा होने लगता है, प्रोटीन अधिक मात्रा में टूटने लगते हैं, वह डायबिटीज रोग हो जाता है। शरीर में सोडियम व जल का जमाव बढ़ जाता है, रक्तचाप बढ़ जाता है, रक्त प्लाज्मा में पोटेशियम आयन की सांद्रता घट जाती है। अब डायरेक्ट ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स ना देकर कॉर्टिसोन भी पूछा जा सकता है कि कौन से हार्मोन के अधिक स्राव से रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, तो वो है कॉर्टिसोन। ठीक है, अब इसको इरेज करके आप ये हेडिंग डालेंगे जोना रेटिकुलेरिस। जोना रेटिकुलेरिस से लिंग हार्मोन का स्राव होता है। इससे या इस भाग से लिंग हार्मोन जैसे एस्ट्रोजन, एंड्रोजन व प्रोजेस्टेरोन का स्राव होता है, स्राव होता है। अब इसमें से एस्ट्रोजन जो हार्मोन है ये मादा हार्मोन होती है, मादा लिंग हार्मोन कहलाता है, मादा लिंग हार्मोन। एंड्रोजन जो है वो नर लिंग हार्मोन कहलाता है। ये अलग अलग कंपटीशन वाले एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं, पीसीएस में पूछा गया है, टेट में पूछा गया है कि मादा लिंग हार्मोन का नाम बताइए, एस्ट्रोजन। नर लिंग हार्मोन का नाम बताइए, एंड्रोजन। प्रोजेस्टेरोन भी मादा में पाया जाता है, लेकिन इसे हम लिंग हार्मोन नहीं कहते हैं, सहायक हार्मोन है। तो जोना रेटिकुलेरिस से अलग अलग प्रकार के लिंग हार्मोन स्रावित होते हैं। मादा में लिंग हार्मोन एस्ट्रोजन कहलाता है, नर में लिंग हार्मोन एंड्रोजन कहलाता है। हालांकि एस्ट्रोजन भी और एंड्रोजन भी दोनों नर व मादा दोनों में स्रावित होता है। यानी ये नहीं कहेंगे कि इस मादा में सिर्फ एस्ट्रोजन स्रावित होता है, एंड्रोजन स्रावित नहीं होता, नहीं। मादा में भी एस्ट्रोजन भी स्रावित होता है, एंड्रोजन भी स्रावित होता है। नर में भी एस्ट्रोजन भी स्रावित होता है, एंड्रोजन भी स्रावित होता है। लेकिन होता क्या है, मादा में जो एस्ट्रोजन है, देखिए हमने कहा अभी आपसे कि मादा में एस्ट्रोजन हार्मोन भी होता है और एंड्रोजन हार्मोन का भी स्रावण होता है ना। फिर हमने बताया नर में भी वही चीज, एस्ट्रोजन का भी स्राव होता है और एंड्रोजन का भी स्राव होता है, दोनों हार्मोन का स्राव होता है। लेकिन मादा में एस्ट्रोजन इस एंड्रोजन को क्या कर देती है, निष्क्रिय कर देती है, और इसी वजह से मादा में नर के लक्षण उत्पन्न नहीं हो पाते हैं। उसी तरीके से नर में एंड्रोजन क्या करता है, एंड्रोजन एस्ट्रोजन को निष्क्रिय कर देता है, इसलिए नर में मादाओं जैसे लक्षण उत्पन्न नहीं होता है। लेकिन कभी कभी इस ग्रंथि में, इस भाग में, रेटिकुलेरिस में कोई विकृति हो जाती है या ट्यूमर हो जाता है, तो उसमें यह हार्मोन्स अपना असर दिखा देते हैं और मादाओं में पुरुष जैसे लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं, नर में और मादा जैसे लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं।
याद करेंगे इस भाग से लिंग हार्मोन जैसे एस्ट्रोजन, एंड्रोजन व प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का स्राव होता है। लिखेंगे, याद करेंगे, अभी लिखेंगे नहीं। एस्ट्रोजन मादा लिंग हार्मोन तथा एंड्रोजन नर लिंग हार्मोन कहलाता है। फिर याद करेंगे, यह दोनों हार्मोन नर व मादा दोनों में स्रावित होता है, किंतु मादा में एस्ट्रोजन एंड्रोजन को निष्क्रिय कर देता है तथा नर में एंड्रोजन एस्ट्रोजन को निष्क्रिय कर देता है। इस हार्मोन का कार्य क्या है? यह हार्मोन पेशियों व हड्डियों के परिवर्धन यानी डेवलपमेंट, परिवर्धन, वाहलिंग व बालों के आगमन व यौन आचरण का नियंत्रण करता है। ये इसका मुख्य कार्य है। ठीक है, यह हार्मोन पेशियों व हड्डियों के परिवर्धन, वाहलिंग व बालों के आगमन व यौन आचरण का नियंत्रण करता है। अब आप लिख लेंगे, हेडिंग डालेंगे जोना रेटिकुलरिस और लिखेंगे इस भाग से लिंग हार्मोन जैसे एस्ट्रोजन व एंड्रोजन व प्रोजेस्टेरॉन का स्राव होता है। फिर लिखेंगे कि एस्ट्रोजन मादा में तथा एंड्रोजन नर में लिंग हार्मोन कहलाता है। लिखेंगे किंतु मादा में एस्ट्रोजन एंड्रोजन को निष्क्रिय, ऐसे लिखेंगे, यह दोनों एस्ट्रोजन व एंड्रोजन नर व मादा दोनों में स्रावित होता है, किंतु मादा में एस्ट्रोजन एंड्रोजन को निष्क्रिय कर देता है तथा नर में एंड्रोजन एस्ट्रोजन को निष्क्रिय कर देता है। फिर लिखेंगे यह हार्मोन पेशियों व हड्डियों के परिवर्धन, वाहलिंग व बालों के आगमन व यौन आचरण का नियंत्रण करता है। आइए अब देखते हैं, अगर हम एड्रिनल ग्रंथि के इस भाग को काट कर निकाल दें, यानी कॉर्टेक्स रीजन को काट कर निकाल दिया जाता है या इस भाग में कोई विकृति आ जाती है, तब क्या होता है। तो ऐसे कंडीशन में जो मेन हार्मोन है वो है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का स्राव कम हो जाता है। ऐसे कंडीशन में क्या होगा, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का स्राव कम हो जाएगा। और इस कंडीशन में जब हम कॉर्टेक्स को काट कर निकाल दें या कॉर्टेक्स रीजन में कोई विकृति हो जाती है, तब जब ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का स्राव कम हो जाता है तो इससे शरीर के उपापचयी प्रक्रमों में गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि ये उपापचय वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, इन सभी के उपापचय का नियंत्रण करता है। तो इससे शरीर में उपापचय प्रक्रमों में गड़बड़ी हो जाती है और इसके फलस्वरूप एक रोग उत्पन्न हो जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, एडिसन रोग। पूछा जाता है एडिसन रोग किसके कमी के कारण होता है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की कमी के कारण, या फिर ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कॉर्टेक्स भाग को काट कर निकाल दिया जाए तो कौन सा रोग हो जाता है, तो इससे एडिशन रोग हो जाता है। अब इस रोग का लक्षण क्या है एडिसन रोग का, तो इस रोग में पेशियां कमजोर पड़ जाती हैं, रुधिर की सांद्रता बढ़ जाती है, रुधिर की सांद्रता बढ़ेगी तो रुधिर दाब कम होगा, रुधिर दाब कम हो जाता है। साथ ही साथ वृक्क अपना कार्य करना बंद कर देता है, वृक्क अपना कार्य करना बंद कर देता है। अब देखिए ये हो गया एक ऐसा कंडीशन जिसमें हम कॉर्टेक्स को अगर काट कर निकाल दें या इसमें कोई विकृति हो जाती है तब ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का स्राव कम हो जाता है और इस रोग को हम एडिशन रोग कहते हैं। इसमें पेशियां कमजोर पड़ जाती हैं, रुधिर की सांद्रता बढ़ जाती है, रुधिर दाब कम हो जाता है, वृक्क अपना कार्य करना बंद कर देता है। कभी कभी एक और चीज होता है, कभी कभी एड्रिनल कॉर्टेक्स में ट्यूमर उत्पन्न हो जाता है। ट्यूमर
उत्पन्न हो जाने से लिंग हार्मोन का स्राव अधिक हो जाता है, अधिक हो जाता है। अब लिंग हार्मोन का स्राव अधिक हो गया तब क्या होगा? तब मादा में नर यानी पुरुष के समान लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं, समान लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं और नर में मादा के समान लक्षण। जैसे मादा में देखें तो मादा में पुरुष के समान लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं, यानी उनमें मूछें आने लगती हैं, उनका आवाज भारी हो जाता है पुरुषों की जैसे, बाझपन जैसी समस्या होने जाती है, मतलब वो बच्चे संतान पैदा करने में सक्षम नहीं हो पाती। नर में मादा के समान लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। इसमें एक मुख्य लक्षण स्तन का काफी ज्यादा विकसित होना और इस रोग को कहते हैं गायनेकोमस्टिया। गायनेकोमस्टिया रोग कहते हैं, जिसमें स्तन काफी ज्यादा विकसित हो जाती है। ये था एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट। एड्रिनल ग्रंथि के कॉर्टेक्स रीजन को अगर हम काट कर निकाल देते हैं तो क्या क्या हो जाता है, तो अब ब्रैकेट बना के लिखेंगे यदि एड्रिनल ग्रंथि के कॉर्टेक्स भाग को काट कर निकाल दिया जाए या इसमें कोई विकृति होती है तब ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का स्राव कम हो जाता है। इससे शरीर के उपापचय प्रक्रमों में गड़बड़ी हो जाती है। इससे एक रोग उत्पन्न हो जाता है जिसे हम एडिशन रोग कहते हैं। लिखेंगे इस रोग में पेशियां कमजोर पड़ जाती हैं, रुधिर की सांद्रता बढ़ जाती है, रुधिर दाब कम हो जाता है तथा वृक्क अपना कार्य करना बंद कर देता है। फिर लिखेंगे उसी में कभी कभी एड्रिनल कॉर्टेक्स में ट्यूमर उत्पन्न हो जाने से लिंग हार्मोन का स्राव अधिक हो जाता है, जिससे मादा में पुरुष के समान लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे मूंछों का आना, आवाज का भारी होना, बाझपन आदि, तथा नर में मादा के समान लक्षण जैसे स्तन का विकसित होना हो जाता है, जिसे गायनेकोमस्टिया रोग कहा जाता है। अब लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये पूछा जाता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स से स्रावित होने वाले जो भी हार्मोन्स आपको बताए गए, इन हार्मोन्स का नियंत्रण कौन करता है? यानी एड्रिनल कॉर्टेक्स से स्रावित होने वाले हार्मोन्स का नियंत्रण कौन करता है? तो एड्रिनल कॉर्टेक्स के स्राव का नियंत्रण इससे पहले भी बता चुके हैं, आप आंसर दे सकते हैं। नियंत्रण कौन करता है? अग्र पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाला, अग्र पीयूष ग्रंथि से स्रावित ACTH हार्मोन, एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन करता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जा सकता है, कई बार पूछा भी गया है। एड्रिनल कॉर्टेक्स के स्राव का नियंत्रण कौन करता है? तो अग्र पीयूष से स्रावित होने वाला ACTH यानी एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन इसका नियंत्रण करता है। इसके बारे में बताया गया है इससे पहले। ये हो गया आपका एड्रिनल ग्रंथि के कॉर्टेक्स भाग के बारे में। आइए अब देखते हैं एड्रिनल मेडुला के बारे में। ये हो गया एड्रिनल ग्रंथि का पहला भाग जो कि था कॉर्टेक्स के बारे में संपूर्ण जानकारी। अब हम पढ़ेंगे दूसरा मेडुला के बारे में। मेडुला से दो हार्मोन्स रिलीज होते हैं जिन्हें सम्मिलित रूप से कैटेकोलेमिन कहते हैं। एड्रिनल ग्रंथि का दूसरा भाग मेडुला। इससे दो हार्मोन स्रावित होते हैं। इससे दो हार्मोन कौन कौन से? एपिनेफ्रिन व नॉर एपिनेफ्रिन
हार्मोन का स्राव होता है। जिसे सम्मिलित रूप से कैटेकोलेमीन, यानी इंग्लिश में कैटेकोलेमीन कहते हैं। याद करिए, एड्रिनल मेडुला से दो हार्मोन स्रावित होता है, एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन। बहुत इंपॉर्टेंट हैं ये दोनों। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एपिनेफ्रिन के बारे में। एपिनेफ्रिन हार्मोन को कभी कभी एड्रेनालिन भी कहते हैं, एड्रेनालिन, या फिर हम इसे एड्रेनालिन भी कहते हैं, एड्रेनालिन हार्मोन भी कहते हैं। अगर हम एपिनेफ्रिन के कार्य देखें, पहला, यह पेशियों के धमनिकाओं यानी आर्टेरियोल्स को या के व्यास को बढ़ा देता है, आंखों की पुतलियों को फैलाता है, आंखों की पुतलियों को फैलाता है और रोंगटे भी खड़ा करने के लिए जिम्मेदार होता है, रोंगटे खड़े करने का कार्य करता है। ऐसा कब होता है? देखा होगा आपने, जब भी बहुत अधिक ठंडी लगे तभी ऐसा होता है, रोंगटे खड़े होते हैं। या किसी भयानक जीव को देख लीजिए तो भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं, डर के मारे आंखें ऐसे हो जाती है कि ये क्या देख लिया, भूत देख लिया या जानवर देख लिया, भयानक शेर, ऐसा कुछ भी सामने देख लिया। तो ऐसे कंडीशन में, चूंकि ये आपातकालीन कंडीशन में ही ये मेडुला से हार्मोन स्रावित होते हैं। ये जो दो हार्मोन आपको बताया गया है, एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन, ये जो होते हैं हार्मोन, जिनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एपिनेफ्रिन है, आपातकाल के समय ही स्रावित होता है। हम किसी चीज़ को देखकर डर जाते हैं, यही हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है। पेशियों में धमनिकाओं का व्यास बढ़ा देता है जिससे उसमें ब्लड सप्लाई अधिक हो, पुतलियों का फैला देता है जिससे हम उस चीज़ को अच्छी तरीके से देख पाए कि आखिर वो है क्या जिससे हम डर रहे हैं। रोंगटे खड़े करने का कार्य करता है। दूसरा अगर हम देखें तो यह हृदय पेशियों की उत्तेजनशीलता व संकुचनशीलता को बढ़ा देता है, जिससे रुधिर दाब बढ़ जाता है, ऐसा भी इसी कंडीशन में होता है। किसी चीज़ को देख कर डर जाते हैं तब ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, या हम बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं किसी बात को लेकर तब ऐसा होता है। तीसरा, या शीघ्रता से रुधिर में ग्लूकोज को बढ़ाता है, ग्लूकोज को बढ़ाता है। ऐसा क्यों होगा? जिससे अधिक से अधिक ग्लूकोज से हमें ऊर्जा प्राप्त हो। किसी भी चीज़ को देख कर डर जाते हैं या हम बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं, तो क्रोधित के समय हमें और ऊर्जा चाहिए, और ऊर्जा चाहिए, इसके लिए यह हार्मोन हमारे रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ा देता है जिससे और ऊर्जा हमको प्राप्त हो जाए। चौथा, यह ठंड, क्रोध या भय इत्यादि जैसे प्रतिबल यानी स्ट्रेस कंडीशन, जिसको हम झेल नहीं सकते, स्ट्रेस अवस्था में ग्लाइकोजन से
ग्लूकोज बनने की प्रक्रिया को बढ़ाता है, जिससे ऊर्जा का उत्पादन अधिक हो और हम संकटकालीन परिस्थितियों में सही निर्णय ले सकें। ठीक है, हम किसी भी चीज को देखकर डर जाते हैं, उसी समय हमारे शरीर में ग्लूकोज का स्तर बढ़ा देता है यह हार्मोन, जिससे हमारे शरीर में ऊर्जा का उत्पादन अधिक से अधिक हो और हम उसे देखकर क्या डिसीजन, सही डिसीजन ले सकें कि हमें भागना है या उससे लड़ना है। लड़ने में भी ऊर्जा लगेगी, भागना है तो उसमें भी ऊर्जा लगेगी। तो इसे कंडीशन में यह कार्य करता है, इसलिए हम इसे एपिनेफ्रिन को हम 3F हार्मोन भी कहते हैं। 3F का मतलब फाइट, फ्लाइट और फ्राइट हार्मोन भी कहते हैं। फ्राइट हार्मोन भी कहते हैं। फाइट या तो लड़ो, फ्लाइट या तो उड़ो भाग जाओ, फ्राइट या तो डर जाओ। तो ये हार्मोन इस कंडीशन में रिलीज होते हैं। ठीक है, किसी भी चीज को देखकर डर जाना, क्रोधित होना और ठंड से, ऐसे कंडीशन में हमारे शरीर को जो ऊर्जा अधिक चाहिए उस कंडीशन में एपिनेफ्रिन रिलीज होता है। बस ये था एपिनेफ्रिन के कार्य। तो लिखेंगे, अभी नार एपिनेफ्रिन के बारे में लिखवा दिया जाता है, पहले इतना लिख लीजिए। हेडिंग डालेंगे दूसरा मेडुला और लिखेंगे इससे दो हार्मोन एपिनेफ्रिन व नार एपिनेफ्रिन हार्मोन का स्राव होता है, जिसे सम्मिलित रूप से कैटेकोलेमीन कहते हैं। लिखेंगे एपिनेफ्रिन, लिखेंगे कभी कभी इसे एड्रेनिन या एड्रेनालिन हार्मोन भी कहा जाता है। अगली लाइन से लिखेंगे कार्य, लिखेंगे यह पेशियों के धमनिकाओं के व्यास को बढ़ा देता है, आंखों की पुतलियों को फैलाता है, रोंगटे खड़े करने का कार्य करता है। दूसरा, यह हृदय पेशियों की उत्तेजनशीलता व संकुचनशीलता को बढ़ा देता है, जिससे रुधिर दाब यानी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तीसरा, यह शीघ्रता से रुधिर में ग्लूकोज को बढ़ाता है। चौथा, यह ठंड, क्रोध या भय इत्यादि प्रतिबल यानी स्ट्रेस अवस्था में ग्लाइकोजन से ग्लूकोज के बनने की प्रक्रिया को बढ़ाता है, जिससे ऊर्जा का उत्पादन अधिक हो और हम संकटकालीन परिस्थितियों में सही निर्णय ले सकें। इसलिए इसे 3F फाइट, फ्लाइट और फ्राइट हार्मोन भी कहते हैं। लिखेंगे एड्रेनिन या एड्रेनालिन या एपिनेफ्रिन अमीनो अम्ल से बना होता है। बस अब आता है दूसरा हार्मोन नॉर एपिनेफ्रिन। तो नॉर एपिनेफ्रिन इन्हीं के विपरीत कार्य करते हैं। ये क्या करते हैं, ऐसे कंडीशन भय, गुस्सा और डर, इन सभी में ब्लड प्रेशर को बढ़ा देते हैं। तो जो नॉर एपिनेफ्रिन होता है वो ब्लड प्रेशर को घटाने का कार्य करता है, कि जब गुस्सा शांत हो जाए तो ब्लड प्रेशर को नॉर्मल अवस्था में ले आता है। तो नेक्स्ट है आपका नॉर एपिनेफ्रिन। लिखेंगे यह भी अमीनो अम्ल से बना होता है, इसे नॉर एड्रेनालिन भी कहते हैं। कार्य लिखेंगे, एक चीज थोड़ा सा सही कर लीजिएगा, एपिनेफ्रिन ब्लड प्रेशर को बढ़ाता नहीं, ब्लड प्रेशर को कम करता है। यहां पर नॉर एपिनेफ्रिन का कार्य क्या है, या रुधिर केशिकाओं का व्यास कम करता है, जिससे ब्लड प्रेशर यानी रक्त दाब बढ़ जाता है। ठीक है,
एपिनेफ्रिन रक्त दाब को कम करता है और यह रक्त दाब को बढ़ा देता है। आगे लिखेंगे इसलिए यह कहा जा सकता है कि नॉरएपिनेफ्रिन एपिनेफ्रिन के विपरीत कार्य करता है। अब लास्ट पॉइंट लिखेंगे कि एड्रिनल मेडुला में ट्यूमर हो जाने के कारण या ट्यूमर होने से फियोक्रोमोसाइटोमा रोग हो जाता है जिसमें हाइपरटेंशन होता है। बस हाइपरटेंशन होता है बस। अब आप लिखेंगे एड्रिनल मेडुला का नियंत्रण। एड्रिनल मेडुला का नियंत्रण कौन करता है? देखिए अभी आपको बताया गया एड्रिनल कॉर्टेक्स का नियंत्रण कौन करता है? ACTH पीयूष ग्रंथि से द्वारा स्रावित होने वाला। एड्रिनल मेडुला के नियंत्रण कौन करता है? या इसको इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में लिखेंगे अनुकंपी तंत्रिका तंत्र। अनुकंपी तंत्रिका तंत्र यानी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। एड्रिनल मेडुला का नियंत्रण कौन करता है? अनुकंपी तंत्रिका तंत्र यानी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एड्रिनल मेडुला का नियंत्रण करता है। साथ ही अनुकंपी तंत्रिका तंत्र और एड्रिनल मेडुला दोनों मिलकर मनुष्य में डर या क्रोध का नियंत्रण करते हैं। यानी एड्रिनल मेडुला का मुख्यतः जो कार्य है वो है संकटकालीन परिस्थिति को संभालना। बस अब लिखेंगे एड्रिनल मेडुला में ट्यूमर होने के कारण फियोक्रोमोसाइटोमा रोग हो जाता है जिसमें हाइपरटेंशन होता है। अगले लाइन से लिखेंगे एड्रिनल मेडुला का नियंत्रण। लिखेंगे एड्रिनल मेडुला का नियंत्रण अनुकंपी तंत्रिका तंत्र यानी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम करता है। फिर आगे लिखेंगे अनुकंपी तंत्रिका तंत्र व एड्रिनल मेडुला दोनों मिलकर मनुष्य में भय व क्रोध को उत्पन्न करते हैं। फिर आगे लिखेंगे एड्रिनल मेडुला का कार्य मुख्यतः आपातकालीन होते हैं। आइए अब देखते हैं अगला ग्रंथि जो कि है अग्न्याशय की लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं। ये हो गया एड्रिनल के बारे में। एड्रिनल ग्रंथि संपूर्ण बातें हो चुकी। अगला आता है अग्न्याशय की लैंगरहैंस द्वीपिकाएं। अग्न्याशय की लैंगरहैंस द्वीपिकाएं से कहते हैं इजलेट्स ऑफ लैंगरहैंस ऑफ पैनक्रियाज। सबसे पहले हम अग्न्याशय के बारे में बताएं। मैंने आपको बताया था पाचन एवं अवशोषण में अग्न्याशय कहाँ पाया जाता है? अमाशय और ग्रहणी के बीच में। यानी अग्न्याशय एक पीले रंग की विसरित ग्रंथि है जो अमाशय व ग्रहणी के मध्य स्थित होता है। अमाशय और ग्रहणी के मध्य स्थित होता है। इससे क्या निकलता है? मैंने आपको बताया था पाचन एवं अवशोषण में इससे अग्न्याशयी रस का स्राव होता है। रस का स्राव होता है। इस रस में क्या पाया जाता है? पाचक एंजाइम्स जो पाचन में सहायता करता है। इस रस में पाचक एंजाइम्स पाए जाते हैं और वो पाचक एंजाइम्स ग्रहणी में छोड़ जाते हैं और
इन पाचक एंजाइम्स को ग्रहणी में छोड़ा जाता है, इस प्रकार से अग्न्याशय क्या हुआ, एक बहिस्रावी ग्रंथि हुआ। अग्न्याशय एक बहिस्रावी ग्रंथि है। देखिए क्यों, क्योंकि अपने पाचक एंजाइम्स को कहाँ छोड़ रहा है, शरीर की गुहा में, ग्रहणी में छोड़ रहा है। इस प्रकार से जब कोई भी ग्रंथि अपने स्राव को किसी गुहा में छोड़ता है तब उसे हम बहिस्रावी ग्रंथि कहते हैं। अग्न्याशय के विशेष स्थल पर, एक अग्न्याशय के एक विशेष स्थान पर लैंगरहैंस द्वीप लगभग 10 से 20 लाख की संख्या में पाई जाती हैं। 20 लाख पाई जाती हैं जो अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह कार्य करती हैं। अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह कार्य करती हैं। अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह कार्य करती हैं यानी अपने स्राव को रक्त में छोड़ती हैं। तो इस वजह से यह अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह कार्य कर रही है अग्न्याशय। अब देखिए अग्न्याशय बहिस्रावी की तरह कार्य भी कर रही है और अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह भी कार्य करती है। इस वजह से हम क्या कह सकते हैं, इस कारण से अग्न्याशय को मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है, मिक्स्ड ग्लैंड, मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है, क्योंकि यह अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों की तरह से कार्य कर सकता है। अब बहिस्रावी कैसे कार्य करता है, पाचक एंजाइम्स का स्रावण करता है, ग्रहणी में यानी शरीर के गुहा में छोड़ता है, तो इस वजह से यह बहिस्रावी ग्रंथि हुआ। अग्न्याशय में एक विशेष स्थान पर लैंगरहैंस द्वीप पाए जाते हैं, ये अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह कार्य करती हैं। कैसे, अभी आगे बताते हैं। लैंगरहैंस से हार्मोन्स का स्राव होता है और हार्मोन्स ब्लड में छोड़े जाते हैं, तो यानी यह अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह भी कार्य करता है। इस वजह से इसे हम मिश्रित ग्रंथि कहते हैं, क्योंकि यह बहिस्रावी और अंतःस्रावी दोनों की तरह कार्य करता है। अब हम पढ़ेंगे लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं के बारे में। लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं, इजलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, इसमें सैकड़ों कोशिकाएं पाई जाती हैं। सैकड़ों कोशिकाएं अनेक रुधिर केशिकाएं एवं रुधिर पात्र यानी साइनोसॉइड्स पाए जाते हैं। इसमें 3 विशेष प्रकार की कोशिका पाई जाती है। कौन कौन सी? पहला अल्फा कोशिका यानी अल्फा सेल, दूसरा बीटा कोशिका यानी बीटा सेल, तीसरा डेल्टा कोशिका यानी डेल्टा सेल। अल्फा सेल से कौन सा हार्मोन सिक्रीट होता है? याद करिए, ग्लूकेगॉन सिक्रीट होता है। बीटा सेल से कौन सा हार्मोन सिक्रीट होता है? इंसुलिन। और डेल्टा सेल से सिक्रीट होता है सोमैटोस्टैटिन। याद करिए, लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं में 3 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, अल्फा कोशिका, बीटा कोशिका और डेल्टा कोशिका। अल्फा सिक्रीट से ग्लूकेगॉन हार्मोन का स्राव होता है, बीटा कोशिका से इंसुलिन हार्मोन का स्राव होता है और डेल्टा कोशिका से सोमैटोस्टैटिन हार्मोन का स्राव होता है।
अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर इंसुलिन का कार्य, फिर ग्लूकागॉन का कार्य और सोमैटोस्टैटिन का कार्य। चलिए बताते हैं। इससे पहले भी मैंने बताया था इंसुलिन का कार्य क्या होता है। इंसुलिन हमारे शरीर में अगर आवश्यकता से अधिक मात्रा में ग्लूकोज है तो इंसुलिन हार्मोन उस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। पहले आप इतना लिख डालिए यहाँ पर, अग्न्याशय की लैंगरहैंस द्वीपिकाएं, हेडिंग डालेंगे नेक्स्ट ग्लैंड के रूप में और लिखेंगे कि अग्न्याशय एक पीले रंग की विस्तृत ग्रंथि है जो अमाशय व ग्रहणी के मध्य स्थित होती है। इससे अग्न्याशयी रस का स्राव होता है। इस रस में पाचक एंजाइम्स पाए जाते हैं और इन पाचक एंजाइम्स को ग्रहणी में छोड़ा जाता है। इस प्रकार से अग्न्याशय एक बहिस्रावी ग्रंथि है। अग्न्याशय के एक विशेष स्थान पर लैंगरहैंस द्वीप लगभग 10 से 20 लाख पाई जाती हैं जो अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह कार्य करती हैं। इस कारण से अग्न्याशय को मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है। फिर आप हेडिंग डाल के लिखेंगे लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं और लिखेंगे इसमें सैकड़ों कोशिकाएं, अनेक रुधिर केशिकाएं एवं रुधिर पात्र पाए जाते हैं। इसमें 3 विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, अल्फा कोशिका, बीटा कोशिका और डेल्टा कोशिका। फिर अगली लाइन से आप लिख सकते हैं कि अल्फा कोशिका से ग्लूकागॉन हार्मोन का स्राव होता है, बीटा कोशिका से इंसुलिन का स्राव होता है तथा डेल्टा कोशिका से सोमैटोस्टैटिन हार्मोन का स्राव होता है। अब हम सबसे पहले इंसुलिन के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे ग्लूकागॉन के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे सोमैटोस्टैटिन के बारे में। सबसे पहले हम पढ़ते हैं इंसुलिन के बारे में। पहले हम इंसुलिन की संरचना को देखते हैं। इंसुलिन, देखिए इंसुलिन जो हार्मोन होता है वो एक प्रो इंसुलिन हार्मोन से बनता है। पहले हम प्रो इंसुलिन हार्मोन को देखेंगे। प्रो इंसुलिन की अगर हम संरचना को देखें तो इसमें 3 चेन पाए जाते हैं, ए चेन, बी चेन और सी चेन। ए चेन का निर्माण लगभग 21 अमीनो अम्ल से होता है। क्योंकि हार्मोन है, हार्मोन प्रोटीन से बने होते हैं और प्रोटीन अमीनो अम्ल से मिलकर बने होते हैं। बी चेन लगभग 30 अमीनो अम्ल से मिलकर बना होता है। सी चेन लगभग 33 अमीनो अम्ल से मिलकर बना होता है। याद करेंगे। इस प्रकार से अगर हम देखें तो प्रो इंसुलिन जो होता है वो लगभग कुल कितने 84 अमीनो अम्ल से मिलकर बना होता है। प्रो इंसुलिन 84 अमीनो अम्ल से मिलकर बना होता है। 3 1 4 3 2 5 5 3 8 84। लेकिन जब प्रो इंसुलिन से इंसुलिन का निर्माण होता है, तो ये जो सी चेन है, सी चेन आर रिमूव्ड, सी चेन्स निकल जाते हैं। अब जो इंसुलिन में है वो कौन कौन से चेन है? ए चेन जिसे हम अल्फा चेन भी कहते हैं और बी चेन जिसे हम बीटा चेन भी कहते हैं। अल्फा चेन में 21 अमीनो अम्ल, इसमें 30 अमीनो अम्ल, टोटल 51 अमीनो अम्ल। ठीक है। इस प्रकार से इंसुलिन जो हार्मोन है वो 51 अमीनो अम्ल से मिलकर बना होता है। क्लियर है? कोई डाउट नहीं होना चाहिए अमीनो अम्लों की संख्या में। इंसुलिन का निर्माण होता है प्रो इंसुलिन से। प्रो इंसुलिन में 3 चेन होते हैं, ए बी सी। ए चेन बना होता है 21 अमीनो अम्ल से, बी चेन बना होता है 30 अमीनो अम्ल से, सी चेन बना होता है 33 अमीनो अम्ल से। टोटल जो प्रो इंसुलिन होता है वो 84 अमीनो अम्ल से मिलकर बना होता है। आपसे पूछा जा सकता है कि प्रो इंसुलिन का निर्माण कितने अमीनो अम्ल से होता है? 84। लेकिन प्रो इंसुलिन से इंसुलिन जब बनता है तो सी चेन निकल जाता है और ये जो ए और बी होते हैं ये दोनों आपस में 2 डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़े होते हैं। डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ जाते हैं और जुड़कर क्या बनाते हैं? इंसुलिन बनाते हैं। इस प्रकार से इंसुलिन के एक अणु में कुल 51 अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। अब इंसुलिन का कार्य क्या होता है? तो इंसुलिन हमारे रक्त में आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित कर देता है। इसके बारे में आपको बताया गया है। इंसुलिन का कार्य अगर हम देखें तो यह आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट करता है? ग्लाइकोजन में परिवर्तित कर देता है। बस यही मुख्य कार्य है इंसुलिन का। अगर इंसुलिन की कमी हो जाती है तो ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन नहीं हो पाता और रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। रक्त में ग्लूकोज ब्लड शुगर कहलाता है, रक्त शर्करा कहलाता है, ब्लड शुगर, इसलिए कहते हैं शुगर बढ़ गया, यानी डायबिटीज रोग हो जाता है। इससे होने वाले रोग को हम डायबिटीज मेलिटस कहते हैं। जो दूसरा हार्मोन है वो है ग्लूकागॉन।
ग्लूकेगॉन हार्मोन इंसुलिन के विपरीत कार्य करता है। ये क्या करता है? ग्लाइकोजन से ग्लूकोज का निर्माण करता है। ग्लूकोज का निर्माण यानी हमारे रक्त में जब ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाती है तब जो ग्लाइकोजन संचित हुआ होता है हमारे यकृत में, उससे ग्लूकोज का निर्माण को प्रेरित करता है। तीसरा हार्मोन सोमैटोस्टैटिन। सोमैटोस्टैटिन सोमैटोस्टैटिन हार्मोन क्या करता है? सोमैटोस्टैटिन हार्मोन इंसुलिन व ग्लूकेगॉन के स्राव का नियंत्रण करता है। स्राव का नियंत्रण करता है। ठीक है, इंसुलिन और ग्लूकेगॉन कब निकलना है कब नहीं निकलना है, इसके स्राव का नियंत्रण कौन करता है? सोमैटोस्टैटिन। इस प्रकार से लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं से 3 हार्मोन जो निकलते हैं वो क्या क्या कार्य करते हैं मैंने आपको बता दिया। बस अब आप हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे। आपने लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं तक लिखा, उसके बाद आपने लिखा कि इससे 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, अल्फा, बीटा और डेल्टा सेल्स। अल्फा सेल से ग्लूकेगॉन और बीटा सेल से इंसुलिन और डेल्टा सेल से सोमैटोस्टैटिन हार्मोन का स्राव होता है। अब आप लिखेंगे पहला हेडिंग इंसुलिन। लिखेंगे इंसुलिन का निर्माण प्रो इंसुलिन से होता है। प्रो इंसुलिन में 3 चेन पाए जाते हैं, अल्फा चेन, ए चेन, बी चेन और सी चेन। ए चेन का निर्माण 21 अमीनो अम्ल से होता है, बी चेन का निर्माण 30 अमीनो अम्ल से होता है, सी चेन का निर्माण 33 अमीनो अम्ल से होता है। इस प्रकार से प्रो इंसुलिन की एक अणु की संरचना का निर्माण 84 अमीनो अम्ल से होता है। किंतु जब प्रो इंसुलिन से इंसुलिन का निर्माण होता है तब सी चेन निकल जाता है, यानी 33 अमीनो अम्ल की एक श्रृंखला निकल जाती है, जिससे इंसुलिन में ए चेन और बी चेन बचे रहते हैं। ए चेन और बी चेन इंसुलिन में 2 सल्फाइड बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं। इस प्रकार से एक इंसुलिन हार्मोन में कुल 51 अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। फिर आप लिखेंगे इंसुलिन के कार्य। लिखेंगे इंसुलिन रुधिर में आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित कर देता है। फिर लिखेंगे आप दूसरा ग्लूकेगॉन। लिखेंगे ग्लूकेगॉन हार्मोन रक्त में ग्लूकोज की मात्रा कम होने पर संचित ग्लाइकोजन से ग्लूकोज के निर्माण को प्रेरित करता है। फिर लिखेंगे तीसरा सोमैटोस्टैटिन। लिखेंगे यह हार्मोन इंसुलिन व ग्लूकेगॉन के स्राव का नियंत्रण करता है। बस अब आप लिखेंगे इंसुलिन की कमी से रोग। तो लिखेंगे इंसुलिन की कमी से रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। ग्लूकोज को रक्त शर्करा यानी ब्लड शुगर भी कहते हैं। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने से डायबिटीज मेलिटस रोग हो जाता है। MELLITUS मेलिटस, डायबिटीज मेलिटस रोग हो जाता है। इस रोग में थकान, भूख व प्यास अधिक लगती है तथा मूत्र द्वारा अधिक मात्रा में ग्लूकोज का उत्सर्जन होता है। डायबिटीज मेलिटस रोग के निवारण के लिए इंसुलिन का सुई लगाया जाता है या फिर खान पान को नियंत्रित करके भी डायबिटीज को कम किया जा सकता है, नियंत्रित किया जा सकता है। इंसुलिन की अधिकता से भी रोग हो जाता है। इंसुलिन की अधिकता से ग्लूकोज की मात्रा रक्त में बहुत ज़्यादा घट जाती है, जिसकी वजह से तंत्रिका कोशिकाओं, आँख की रेटिना और जननांगों इत्यादि अंगों को आवश्यक मात्रा में ग्लूकोज की आपूर्ति नहीं हो पाती। बस ये था आपका अज्ञात से कि लैंगरहैंस द्वीपिकाओं से स्रावित होने वाले हार्मोन्स के बारे में कुछ 1-2 पॉइंट शायद छूट गया है। जैसे सोमैटोस्टैटिन में एक चीज़ और बढ़ा लीजिएगा, सोमैटोस्टैटिन 14 अमीनो अम्ल से मिलकर बना होता है। इसे हम GHRIF भी कहते हैं, यानी इसे हम ग्रोथ हार्मोन रिलीज इनहिबिटिंग फैक्टर भी कहते हैं। बस जो भी लिखवाया गया आपको अच्छी तरीके से लिख लीजिएगा, उस चीज़ों को याद कर लीजिएगा। और बस आज का टॉपिक इतना ही। अगले टॉपिक में आपको जनन ग्रंथियों के बारे में बताया जाएगा, जो कि होगा पार्ट 6। उम्मीद है कि इस अध्याय का आखिरी टॉपिक होगा। तो अब कुछ क्वेश्चंस हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, जिनके आंसर्स आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। पहला क्वेश्चन, एड्रिनल ग्रंथि के कितने भाग होते हैं? दूसरा, एड्रिनल कॉर्टेक्स के कितने भाग होते हैं? तीसरा,
मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स का कार्य क्या होता है? चौथा, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन्स के उदाहरण बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का उदाहरण बताइए और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का कार्य बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मादा में लिंग हार्मोन कौन सा होता है और नर में लिंग हार्मोन कौन सा होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, एड्रिनल कॉर्टेक्स के स्राव को पीयूष ग्रंथि का कौन सा हार्मोन नियंत्रित करता है? नेक्स्ट, एड्रिनल मेडुला से कौन से दो हार्मोन स्रावित होते हैं? नेक्स्ट, लड़ो या उड़ो हार्मोन किसे कहते हैं? बस इतने क्वेश्चन है जिनके आंसर्स आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देने हैं और आगे के टॉपिक्स के लिए आप जुड़े रहें बायोलॉजी हिंदी चैनल के साथ। धन्यवाद।